स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज के करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन को जानेंगे। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होंगे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। इनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक के लिए होगा। पहली बार नए कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन किया गया है। पहले की चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश होते थे, लेकिन अब उनकी जगह गृह मंत्री शामिल कर लिए गए हैं। ज्ञानेश कुमार के बारे में जान लेते हैं। ये गृह मंत्रालय में रहते हुए अनुच्छेद 370 नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए और अयोध्या राम मंदिर से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। अब जानते हैं भारत के चुनाव आयोग के बारे में। भारत के चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में की गई थी। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं। चुनाव आयोग के मुख्य कार्य को समझते हैं। चुनाव आयोग लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कराता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है, राजनीतिक दलों को मान्यता देता है और आचार्य संहिता को लागू करता है तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराता है। भारत का चुनाव आयोग दुनिया के सबसे शक्तिशाली चुनाव निकायों में से एक माना जाता है। इसके आदेशों को सरकार भी नहीं बदल सकती है। अब जानते हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे होती है। पहले की प्रक्रिया में प्रधानमंत्री, कानून मंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश मिलकर मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन करते थे, लेकिन अब नई प्रक्रिया के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री, विपक्षी नेता और गृह मंत्री मिलकर सीएसी का चयन करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह होती है। उन्हें सिर्फ संसद में महाभियोग लाकर ही हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, सेबी ने हाल ही में संबंधित पक्ष लेन देन के लिए कौन सा नया पोर्टल लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आरपीटी रिपोर्टिंग पोर्टल। सेबी ने हाल ही में संबंधित पक्ष लेन देन के लिए आरपीटी रिपोर्टिंग पोर्टल को लॉन्च किया है। चलिए अब बात करते हैं सेबी के नए आरपीटी पोर्टल के बारे में, जो भारतीय शेयर बाजार में एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया है। सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने कॉरपोरेट प्रशासन को मजबूत करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए संबंधित पक्ष लेन देन यानी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए एक नया समर्पित पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य सूचीबद्ध कंपनियों के लेन देन की रिपोर्टिंग और निगरानी को और अधिक प्रभावी बनाना है। अब कंपनी को अपने सभी संबंधित पक्ष लेन देन को इस पोर्टल पर रिपोर्ट करना होगा, जिससे सेबी इसकी निगरानी कर सके। आरपीआई यानी संबंधित पक्ष लेन देन वह लेन देन होता है जो कंपनी और उसके प्रमोटर्स यानी डायरेक्टर, मैनेजमेंट या उनके रिश्तेदारों के बीच होता है। मान लीजिए एक कंपनी अपने ही प्रमोटर्स की दूसरी कंपनी को कोई ठेका देती है, तो इसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कहा जाता है। सेबी के बारे में जान लेते हैं। सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी, लेकिन इसे 1992 में संवैधानिक दर्जा मिला था। सेबी का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। इसका मुख्य कार्य भारतीय शेयर बाजार को विनियमित करना और निवेशकों के हित की रक्षा करना है। अगला क्वेश्चन है, 90वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन किस देश में किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन। 90वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन चीन में किया गया था। चलिए बात करते हैं एशियन विंटर्स गेम्स 2025 के बारे में। इसका आयोजन 7 से 14 फरवरी 2025 तक किया गया था। इस साल इसका आयोजन हार्बिन, चीन में किया गया था। एशियन गेम्स का आयोजन कौन करता है? तो एशियन गेम्स का आयोजन ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया करता है। इस साल इसमें 34 एशियाई देश शामिल थे, जिसमें कुल 64 स्पर्धाएं और 11 खेल विधाएं थी। इस साल इसका शुभंकर यानी मस्कट, बिनबिन और निमी बाग थे और इसका आदर्श वाक्य ड्रीम्स ऑफ विंटर लव अमॉन्ग एशिया था। चलिए अब इस बार के मेडल टेबल को जानते हैं। हमेशा की तरह चीन ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन किया है और पदक तालिका में टॉप पर रहा है। दूसरे स्थान पे जापान था और तीसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मंत्रालय प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन कर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर
सी आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन कर रहा है। चलिए बात करते हैं प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 के बारे में। इसकी घोषणा आयुष मंत्रालय द्वारा की गई है, जिसके नामांकन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 है। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का वितरण 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन किया जाएगा। इसका उद्देश्य योग को वैश्विक स्तर पर प्रोत्साहित करना है, योग में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित करना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में भी जान लेते हैं। पहली बार 21 जून 2015 में इसका आयोजन किया गया था। इसकी घोषणा यूएन द्वारा 11 दिसंबर 2014 को की गई थी। योग दिवस का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में योग का प्रचार प्रसार और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 फरवरी 2025 को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में किया था। इसका आयोजन 16 फरवरी से 24 फरवरी 2025 तक चलेगा। इस आयोजन में 600 से अधिक आदिवासी कारीगर हिस्सा लेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य क्या है? तो इस आयोजन का उद्देश्य आदिवासी कारीगरों और कलाकारों को प्रोत्साहित करना है। चलिए अब आदि महोत्सव के बारे में जान लेते हैं। इसकी शुरुआत 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इसका आयोजन जनजाति कार्य मंत्रालय और ट्राइफेड के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर को वाडा ने कितने महीने के लिए निलंबित कर दिया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 महीने। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर को वाडा ने 3 महीनों के लिए निलंबित कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के विजेता के लिए कितने पुरस्कार की घोषणा की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2.24 मिलियन अमेरिकी डॉलर। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के विजेता के लिए 2.24 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि की घोषणा की गई है। 8 साल बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की वापसी हो रही है और पाकिस्तान इस बार टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है, जिसमें विजेता टीम को 2.24 मिलियन डॉलर की पुरस्कार राशि दी जाएगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फॉर्मेट 50 ओवर का होता है। चलिए पुरस्कार राशि के बारे में जान लेते हैं, जिसमें विजेता टीम को 2.24 मिलियन डॉलर की राशि मिलेगी, उप विजेता को 1.12 मिलियन डॉलर की राशि मिलेगी और सेमीफाइनलिस्ट टीमों को 5,60,000 डॉलर की राशि मिलेगी। भारत ने अब तक 2 बार 2002 और 2013 में ये ट्रॉफी जीती है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण आयोजित कर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जापान। भारत हाल ही में जापान के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन के 6ठे संस्करण का आयोजन कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 17 फरवरी। हर साल 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बार्सिलोना में हाफ मैराथन का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैकब किप्लिमो। बार्सिलोना में हाफ मैराथन का विश्व रिकॉर्ड जैकब किप्लिमो ने तोड़ दिया है। चलिए अब जानते हैं 18 फरवरी के कुछ ऐतिहासिक और दिलचस्प घटनाक्रम के बारे में। 1614 में जहांगीर ने मेवाड़ पर कब्जा किया। 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में की। 1911 में एयर मेल की पहली आधिकारिक उड़ान इलाहाबाद में हुई, जो 10 किलोमीटर की थी। विमान से पहली बार डाक पहुंचाने का काम भारत में हुआ था। इसमें 6500 पत्र नैनी से ले गए थे। 1915 में प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने इंग्लैंड की नाकेबंदी की थी। 1930 में प्लूटो की खोज क्लाइड टाम्बा द्वारा की गई। इससे लंबे वक्त तक हमारे सौरमंडल का नवा ग्रह माना गया, लेकिन बाद में इसे ग्रह का दर्जा वापस ले लिया गया। 1965 में दी गाम्बिया यूनाइटेड किंगडम के शासन से स्वतंत्र हुआ। 1971 में
भारत और ब्रिटेन के बीच उपग्रह संपर्क कायम हुआ। 1979 में सहारा रेगिस्तान में पहली और अब तक की रिकॉर्ड में अंतिम बार हिमपात की घटना हुई। 1979 में ही अमेरिका ने भारत को 1664 करोड़ रुपए का चेक दिया, जो कि दुनिया में सबसे बड़ी रकम का चेक माना गया। 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन करके तेलंगाना के रूप में देश के 29वें राज्य की स्थापना का प्रस्ताव लोकसभा में पारित हुआ। अगर आप लोगों को आज का ये करंट अफेयर और इतिहास की घटनाओं की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल करंट अफेयर विद आकाश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अपडेटेड डेली।